इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है किससे, सेविंग से। या वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा, स्लोप अपवर्ड है उसके बाद में। अब इन कंजम्पशन, और यही क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, यानी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन टू कंजम्पशन। यानी अगर मुझे टोटल कंजम्पशन निकालना है तो मुझे ऑटोनोमियस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को, अगर वाई बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, वाई कम होगा तो कंजम्पशन भी कम। हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो स्वागत है बहुत बहुत आप सभी का विक्की सर क्लासेस में इकोनॉमिक्स विद विक्की शर्मा शो के अंदर। एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर की वेटेज हाफिल एग्जाम में बहुत ज्यादा होने वाली है और फाइनल एग्जाम में बोर्ड में भी कहें तो 12 मार्क्स की वेटेज है। तो क्योंकि इसकी वेटेज ज्यादा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग वे के अंदर इस चैप्टर को लेके आ गया आपके लिए, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को। देखिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि इस चैप्टर की स्टडी के मेन पॉइंट्स क्या हैं। तो देख सकते हैं आप इस चैप्टर की स्टडी मेन पॉइंट्स क्या रहने वाले हैं। इक्विलिब्रियम, हम बात करेंगे इक्विलिब्रियम इनकम की, हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, हम बात करेंगे एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड को ही बेसिकली इन्फ्लेशनरी गैप भी कहा जाता है, तो ये भी आपके मन में रहना चाहिए। साथ साथ डेफिसिट डिमांड की बात करें तो डेफिसिट डिमांड को ही डिफ्लेशनरी गैप भी कहते हैं। सबसे पहले बात करें अगर इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या है, उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट को हमें स्टडी करना होगा। हाँ, बात करें अगर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की, तो आपको ये पता होना चाहिए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। बात करें एक्सेस डिमांड, तो एक्सेस डिमांड शॉर्ट में क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज्यादा है उस सिचुएशन को कहते हैं एक्सेस डिमांड। फिर डेफिसिट डिमांड क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर अगर एग्रीगेट डिमांड कम होती है एग्रीगेट सप्लाई से, उसको बोलते हैं डेफिसिट डिमांड। तो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कैसे करने स्टडीज की, सबसे पहले आपको देखना होगा, आपको एक इक्वेशन समझनी होगी और वो क्या कि y होता है c प्लस एस। अब y यहां पे क्या है, y यहां पर है इनकम, y क्या है डियर, इनकम, c क्या है कंजम्पशन और s क्या है सेविंग। सिंपल समझिए, अगर मेरी इनकम, अगर मेरा इनकम 1000 रुपए है, अगर मेरी इनकम 1000 रुपए है डियर, इस 1000 रुपए में से मान लीजिए मैं 600 रुपए कंज्यूम कर रहा हूं, तो मेरे पास बचेगा कितना, रिमेनिंग पार्ट मेरे पास कितना बचेगा, 400 बचेगा। तो बिल्कुल सिंपल है, y क्या होता है c प्लस एस, y इक्वल्स टू c प्लस एस। अगर मेरी इनकम 1000 है और मेरा कंजम्पशन 600 है तो मेरी सेविंग कितनी होगी, 400। 600 और 400 को अगर मैं प्लस कर देता हूं तो वो इनकम के बराबर होगा। तो ये इक्वेशन आपको जरूर माइंड में रखनी है कि y इज इक्वल्स टू c प्लस एस। अच्छा, अगर y इक्वल्स टू c प्लस एस है तो आप सिंपल समझिए, अगर y इक्वल्स टू c प्लस एस है तो क्या होगा, डेल्टा y इज इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s होगा। इस इक्वेशन को भी आप माइंड में रखेंगे, अगर y इक्वल्स टू c प्लस एस है तो डेल्टा y इक्वल्स टू डेल्टा c प्लस डेल्टा s होगा। बिल्कुल सिंपल। ओके जी, फिर समझते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है डियर, कंजम्पशन फंक्शन की बात करें तो कैसे होगा, इन इक्वेशन में मैं बात करूं इसकी तो हम कैसे दिखाएंगे, c इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y, c इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y। फंक्शन ऑफ y का f का मतलब क्या है, डिपेंड करना, यानी जो c है वो y पे डिपेंड करता है। c f का मतलब क्या है, डिपेंड करना, तो c किस पे, y पे डिपेंड करता है। c इक्वल टू फंक्शन ऑफ y, यानी अगर y बढ़ेगा तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, y कम होगा तो कंजम्पशन भी कम होगा। अब आपको ध्यान रखना है कि कंजम्पशन फंक्शन का ही एक दूसरा नाम क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यानी हम कंजम्पशन फंक्शन कहते हैं या प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कहते हैं, बात एक ही होती है। अगर बात करें प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के टाइप्स की, तो दो टाइप्स का होता है, एक होता है एपीसी, एक होता है एमपीसी। अगर एपीसी की बात करें तो सी बाई वाई, एमपीसी की बात करें डेल्टा सी बाई डेल्टा वाई। अगर कोई आपसे एपीसी की डेफिनेशन पूछेगा तो आपको कैसे देना होगा, रेशियो ऑफ, देखिए आप कौन को रेशियो बोलिए, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, याद नहीं करना है। एपीसी क्या हो गया, रेशियो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम। वहीं एमपीसी की अगर डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम, रेशियो ऑफ चेंज इन कंजम्पशन टू चेंज इन इनकम। बिल्कुल सिंपल। अब उसी तरह बात करते हैं हम अगर सेविंग फंक्शन की, तो सेविंग क्या होगा, s इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। सेविंग फंक्शन क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ y। फिर f का मतलब क्या है, डिपेंड करना, यानी सेविंग डिपेंड करती है इनकम पे। अगर इनकम ज्यादा होगी सेविंग भी ज्यादा होगी, इनकम कम होगी सेविंग भी कम होगी। फिर उसी तरह
सेविंग फंक्शन का ही दूसरा नाम, एक और नाम है, क्या होता है, प्रोपेंसिटी टू सेव। और प्रोपेंसिटी टू सेव भी टू टाइप्स की होती है, एक होती है एपीएस और एक होती है एमपीएस। अगर हम बात करें एपीएस की तो एस बाई वाई, एमपीएस की तो डेल्टा एस बाई डेल्टा वाई। अब एपीएस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रेशियो ऑफ सेविंग अपॉन इनकम। एमपीएस की डेफिनेशन क्या बन जाएगी, रेशियो ऑफ डेल्टा सेविंग अपॉन डेल्टा इनकम। डेल्टा मींस क्या होता है, चेंज, तो चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम भी बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल। ओके जी, फिर देखिए बात अगर हम करें, यहां पर आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी, और वो क्या ध्यान रखनी होगी कि एपीएस यानी जो एवरेज वाली बात है, एपीएस और मैं पीछे आऊं अगर एपीसी, जो दोनों एवरेज वाले कंसेप्ट हैं, ठीक है ना, यहां भी एवरेज और यहां भी एवरेज, यानी यहां भी ए और यहां भी ए, इन दोनों का सम कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि एपीसी प्लस एपीएस इज इक्वल टू 1 होता है। जैसे एपीसी प्लस एपीएस इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से आपको क्या ध्यान रखना होगा, जो एम वाले कंसेप्ट हैं यानी एमपीएस और एमपीसी, एमपीएस और एमपीसी इन दोनों का सम भी कितना होता है, 1। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि एमपीसी प्लस एमपीएस भी क्या होता है, 1 होता है। ओके जी, अब हमने कंजम्पशन फंक्शन को समझ लिया है, अब हम लोग बात करने वाले हैं कंजम्पशन की। तो आप समझिए कंजम्पशन दो तरह से होता है, यानी एक होता है ऑटोनोमस कंजम्पशन और एक होता है इंड्यूस कंजम्पशन। यानी अगर मुझे टोटल कंजम्पशन निकालना है तो मुझे ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन को ऐड करना होगा। यानी कंजम्पशन, टोटल कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। जो ऑटोनोमस कंजम्पशन है, ऑटोनोमस वर्ड का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, यानी ये इनकम पे डिपेंड नहीं करता है, यानी कंजम्पशन का एक पार्ट इनकम पे डिपेंड नहीं करता है और कंजम्पशन का दूसरा पार्ट इनकम पे डिपेंड करता है। जो पार्ट इनकम पे डिपेंड करता है वो कहलाता है इंड्यूस कंजम्पशन, जो पार्ट इनकम पे डिपेंड नहीं करता है वो कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, अगर हम बात करें ऑटोनोमस कंजम्पशन की, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन को हम लोग सी बार से डिनोट करते हैं, कहीं कहीं इसको ए बार से भी डिनोट किया जाता है। या तो आप सी बार से डिनोट कर दीजिए या ए बार से डिनोट कर दीजिए। यहां भी क्वेश्चन में सी बार दिया है, यानी हम ऑटोनोमस कंजम्पशन की बात कर रहे हैं, यानी हम उस कंजम्पशन की बात कर रहे हैं जो इनकम पे डिपेंड नहीं करता है। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो भी कंजम्पशन जीरो लेवल ऑफ इनकम पे होता है वही कहलाता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। और ये दूसरा पार्ट इंड्यूस कंजम्पशन, इसकी बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं एमपीसी इंटू वाई से। जैसे ऑटोनोमस कंजम्पशन को किससे डिनोट करते हैं, सी बार से, उसी तरह इंड्यूस कंजम्पशन को हम डिनोट करते हैं एमपीसी इंटू वाई से। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूं, कंजम्पशन क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। तो टोटल कंजम्पशन मेरा क्या आ जाएगा, कंजम्पशन इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन के प्लेस पे सी बार ले लें, ऑटोनोमस कंजम्पशन के प्लेस पे क्या ले लिया मैंने, सी बार प्लस इंड्यूस कंजम्पशन के प्लेस पे क्या ले लें, एमपीसी इंटू वाई, एमपीसी इंटू वाई। अब इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूं, C इज इक्वल टू सी बार प्लस एमपीसी को डिफरेंट बुक्स के अंदर B से डिनोट किया गया है, तो B इंटू वाई, ये B क्या है, एमपीसी है। तो C इक्वल टू क्या हो गया, कंजम्पशन क्या हो गया, कंजम्पशन इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई। सी बार क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन और इंड्यूस कंजम्पशन का सम क्या कहलाता है, कंजम्पशन कहलाता है। ओके जी, यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट आता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। तो देखिए इंपॉर्टेंट बात यहां पे क्या है, अभी आप समझिए, अगर हम यहां पे समझिए इंड्यूस कंजम्पशन क्या है, एमपीसी इंटू वाई है। इंड्यूस कंजम्पशन के केस में आपको एक बात और ध्यान रखनी है, और वो क्या है, इंड्यूस माने जो इनकम पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये कंजम्पशन का वो पार्ट है जो इनकम के बढ़ने से बढ़ जाता है। यानी हम कह रहे हैं अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा इंड्यूस कंजम्पशन यानी एमपीसी इंटू वाई भी बढ़ेगा, इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ेगा। और अगर इनकम कम होगी, इनकम बढ़ेगी तो एमपीसी इंटू वाई भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी तो एमपीसी इंटू वाई
इंटू वाई, एमपीसी इंटू वाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी यहां पे अगर हम इंड्यूस कंजम्पशन की बात करें तो इनकम के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर इनकम बढ़ेगी इंड्यूस कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इनकम कम होगी इंड्यूस कंजम्पशन भी कम होगा। तो ये तो हम बात समझ रहे हैं कि इनकम के बढ़ने से इंड्यूस कंजम्पशन बढ़ जाता है, इनकम के कम हो जाने से इंड्यूस कंजम्पशन कम हो जाता है। लेकिन आपको यहां पर ध्यान क्या रखना है कि जो हमारे पास एक लॉ है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पर ध्यान रखना है आपको, होता क्या है बेसिकली, परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम ऑलवेज ग्रेटर होगा परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन। और यही क्या है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। यानी अकॉर्डिंग टू द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन, इफ परसेंटेज इंक्रीज, यानी क्या, इनकम के परसेंटेज इंक्रीज इन इनकम इज ग्रेटर देन परसेंटेज इंक्रीज इन कंजम्पशन। यानी जो कंजम्पशन का इंक्रीज है वो ऑलवेज लेस होगा इनकम के इंक्रीज से, और यही कहलाता है साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। अगर हम कहें इनकम हमारी 100 है और कंजम्पशन हमारा 70 है, इनकम बढ़ के 200 हो जाए, यानी सीधा 100% का गेन है, तो कंजम्पशन 140 नहीं होगा, उससे कम होगा, क्योंकि कंजम्पशन में इंक्रीज इनकम के इंक्रीज से कम होगा। यानी कंजम्पशन कितना बढ़ सकता है, बढ़ के 110 हो सकता है, या 120 हो सकता है, 130 हो सकता है, 140 नहीं होगा। सिंपल है, वाई के बढ़ने से कंजम्पशन बढ़ रहा है, लेकिन जितना इंक्रीज वाई के अंदर होगा उतना इंक्रीज कंजम्पशन के अंदर नहीं होगा। फिर देखिए बात आती है सेविंग क्या होता है। तो सेविंग क्या हो जाएगा, ऑटोनोमियस सेविंग। अगर हम सेविंग की बात करें, सेविंग इज इक्वल्स टू ऑटोनोमियस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग, ऑटोनोमियस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। जैसे कंजम्पशन में था, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनोमियस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन, उसी तरह से सेविंग होता है ऑटोनोमियस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। अब ऑटोनोमियस सेविंग को हम किससे डिनोट करते हैं, माइनस एस बार से हम लोग डिनोट करते हैं, या आप माइनस सी बार से भी डिनोट कर सकते हैं, या आप माइनस ए बार से भी डिनोट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो भी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, अगर मैं क्वेश्चन में कह रहा हूं ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है, तो ऑटोनोमस सेविंग माइनस 40 होगी। यानी जो भी ऑटोनोमस कंजम्पशन की वैल्यू प्लस में होती है वही ऑटोनोमस सेविंग की वैल्यू माइनस में होती है। अगर मैं कह रहा हूं ऑटोनोमस कंजम्पशन 40 है तो ऑटोनोमस सेविंग माइनस 40 होगी। अगर मैं कह रहा हूं ऑटोनोमस कंजम्पशन 20 है तो ऑटोनोमस सेविंग माइनस 20 होगी। अगर मैं कह रहा हूं ऑटोनोमस कंजम्पशन 60 है तो ऑटोनोमस सेविंग माइनस 60 होगी। सिंपल है, आपको यह ध्यान रखना है कि ऑटोनोमियस कंजम्पशन ऑलवेज बराबर होता है ऑटोनोमस सेविंग के। बेसिकली ऑटोनोमस कंजम्पशन होता क्या है, जब इनकम जीरो होती है उस लेवल पे जो भी कंजम्पशन होता है उसे बोलते हैं ऑटोनोमस कंजम्पशन। अब अगर सोचिए किसी की इनकम जीरो है तो वो खर्चे नहीं करेगा, खर्चे तो करेगा, तो वो खर्चे कैसे करेगा, वो लोन लेके खर्चे करेगा। अब मान लो उसने 20,000 रुपीज का लोन लिया। अब 20,000 रुपीज का लोन लिया तो ये क्या हो गया, ऑटोनोमस कंजम्पशन। लेकिन सोचिए उसने 20,000 रुपए का लोन ले लिया है, तो यहाँ पे सेविंग तो कोई हो ही नहीं रही है, बल्कि जो उधार ले लिया है फ्यूचर में उसे रिटर्न करना है, तो इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। इसको बोलते हैं डिस सेविंग्स। जितना 20,000 का लोन लिया वो होगी डिस सेविंग्स। तो ये ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होगा, प्लस का 20,000, और ऑटोनोमस सेविंग क्या हो जाएगा, माइनस का 20,000। जो भी लोन लिया जाता है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन बन जाएगा, और जितना लोन लिया उतनी ही सेविंग्स माइनस में चली जाएंगी, तो वही बन जाता है ऑटोनोमस सेविंग। यानी क्या ध्यान रखना है आपको, ऑटोनोमस कंजम्पशन ऑटोनोमस सेविंग ऑलवेज इक्वल होते हैं। ओके जी, तो मैंने कहा सेविंग क्या होता है, ऑटोनोमस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। ऑटोनोमस सेविंग क्या हो गया, इसको माइनस एस बार से डिनोट करते हैं, इसको हम माइनस एस बार से डिनोट करते हैं, माइनस सी बार से डिनोट करते हैं, माइनस ए बार से डिनोट करते हैं। अब इंड्यूस सेविंग क्या होगा डियर, इनकम यानी क्या, सेविंग का वो पार्ट जो इनकम पे डिपेंड करता है। इसको डिनोट किससे करते हैं, सबसे पहले इसको डिनोट करते हैं हम लोग एमपीएस इंटू वाई से, एमपीएस इंटू वाई से डिनोट करते हैं। अब देखिए टोटल सेविंग क्या हो जाएगी, टोटल सेविंग्स, हमने कहा सेविंग्स क्या है, ऑटोनोमस सेविंग्स प्लस इंड्यूस सेविंग। ऑटोनोमियस सेविंग के प्लेस पे हम माइनस एस बार ले सकते हैं, तो पूरा हमारा सेविंग क्या हो जाएगा, ऑटोनोमस सेविंग के प्लेस पे मैंने माइनस एस बार लिख लिया है, और जो हमारा इंड्यूस सेविंग के प्लेस पे लिखा है हमने, उसके प्लेस पे हमने लिखा है एमपीएस इंटू वाई, और बीच में क्या आ जाएगा प्लस का साइन, तो प्लस एमपीएस इंटू वाई, एमपीएस इंटू वाई। बिल्कुल सिंपल। तो ये हमारा बन गया है क्या, पूरा सेविंग, सेविंग इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस सेविंग प्लस इंड्यूस सेविंग। ऐसे ही जैसे कंजम्पशन था, कंजम्पशन इज इक्वल्स टू ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन। ओके जी,
अब देखिए एक बात समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहां समझने वाली आ रही है बात कि आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि वैल्यू ऑफ एमपीसी एक से ज्यादा हो सकती है नहीं हो सकती, क्या एमपीएस की वैल्यू एक से कम हो सकती है नहीं हो सकती। तो सिंपली आपको ध्यान रखना है कि एमपीसी की अगर मैं बात करूं, अगर हम बात करें किसकी, एमपीसी की, तो एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है, 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। एमपीसी की मिनिमम वैल्यू 0 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। यहां मैंने लेस देन इक्वल टू और यहां भी क्या है इक्वल टू लिखा है, यानी कि एमपीसी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी 1। तो वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। तो ये क्लियर हो गया जब मैं कह रहा हूं कि इसकी वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करेगी। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन में कहता है क्या एमपीसी नेगेटिव हो सकता है, तो नहीं हो सकता। अगर वो क्वेश्चन कहता है क्या एमपीसी ग्रेटर देन 1 हो सकता है, तो नहीं हो सकता, क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। उसी तरह से एमपीएस की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में वेरी करती है। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एमपीएस नेगेटिव होगा, तो नहीं होगा, एमपीएस 1 से ज्यादा होगा तो नहीं होगा। बिल्कुल सिंपल, आपको याद कर लेना है वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 एंड 1 एंड वैल्यू ऑफ एमपीएस वेरीज बिटवीन 0 एंड 1। ओके जी, फिर देखिए एपीसी की बात करें तो एपीसी की मैक्सिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी ग्रेटर देन 1। और ये ग्रेटर देन 1 कब होगा, जरा सोचिए एपीसी होता क्या है, एपीसी होता क्या है उसको सोचिए आप, तो आपको ध्यान आएगा एपीसी इज इक्वल टू सी बाई वाई, सी बाई वाई। अब हम कह रहे हैं एपीसी 1 से ज्यादा आए तो कब आएगा, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से ज्यादा होगा। और ऐसा कब होगा, यानी जब c इज ग्रेटर देन y होगा, c इज ग्रेटर देन y, यानी अगर c y से ज्यादा है तो एपीसी की वैल्यू 1 से ज्यादा आएगी। मिनिमम वैल्यू कांट बी नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, क्योंकि कंजम्पशन कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए एपीसी की बात करें तो कभी वो नेगेटिव नहीं होगा। ओके, एपीएस की बात करें, मैक्सिमम वैल्यू कांट बी मोर देन 1, कभी भी एपीएस 1 से ज्यादा नहीं हो सकता है। और मिनिमम वैल्यू की बात करें कैन बी नेगेटिव, यानी कि जो एपीएस है वो नेगेटिव हो सकता है। कब नेगेटिव होगा, एपीएस की बात करिए, पीएस होता क्या है, एस बाई वाई। अब सेविंग्स, जब मैं कह रहा हूं, जब मैंने इधर आपको दिखाया, जब मैं कह रहा हूं कि कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है तो सेविंग्स इसमें होंगी नेगेटिव में, बिकॉज हमें इक्वेशन पता है y इज इक्वल टू सी प्लस एस। हम कह रहे हैं कंजम्पशन और सेविंग का सम 1 होता है, और मैं कह रहा हूं कंजम्पशन इनकम से ज्यादा है, तो इन दोनों का सम कब 1 आएगा, कब आएगा डियर, यानी ये कब इसके इक्वल होगा, जब सेविंग्स में होंगी माइनस में होंगी, सेविंग्स में होंगी माइनस के अंदर होंगी। तो बिल्कुल क्लियर है, एपीएस मैक्सिमम वैल्यू कांट बी मोर देन 1, मिनिमम वैल्यू कैन बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, यानी ये नेगेटिव नहीं, कैन बी नेगेटिव, सॉरी कैन बी नेगेटिव, नेगेटिव हो सकता है। यहां मैंने कहा है कांट बी मोर देन 1, 1 से ज्यादा नहीं होगा, और कैन बी नेगेटिव, एपीएस नेगेटिव हो सकता है, कब नेगेटिव होगा, जब सेविंग्स नेगेटिव होंगी। फिर अब आ जाती है क्या कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो देखिए एग्रीगेट वर्ड का मतलब होता है टोटल करना, एग्रीगेट वर्ड का मतलब क्या है, टोटल करना, यानी एग्रीगेट डिमांड टोटल डिमांड, और टोटल डिमांड को ही हम बोलते हैं एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। तो अगर आपको एग्रीगेट डिमांड निकालनी है तो किसी भी इकोनॉमी में जितने मैक्सिमम सेक्टर्स होते हैं, यानी कि मैक्सिमम सेक्टर कितने होते हैं, 4 सेक्टर्स होते हैं, उन सबको आप ऐड कर दीजिए, एग्रीगेट डिमांड आ जाएगी। तो अगर वो आपसे पूछता है कि एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या होंगे, आप इन इक्वेशन आप से लिख सकते हैं कि एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। सी क्या होता है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, यानी हाउस होल्ड का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। जी क्या है, गवर्नमेंट का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। आई क्या है, फर्म का एक्सपेंडिचर। एनएक्स क्या है, जो फॉरेन लोग हैं वो जो खर्च करते हैं, उनका नेट एक्सपोर्ट है ना, उनका खर्चा आ जाएगा, यानी अब्रॉड का खर्चा इसमें आ जाएगा एनएक्स के अंदर। तो ये चारों पार्ट किसके कंपोनेंट है, एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट है। अगर वो कहता है एग्रीगेट डिमांड के कंपोनेंट्स क्या हैं, इन इक्वेशन में रखिए सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स, सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। अब ये आपको ध्यान रखना है कि ये तो अगर वो कंपोनेंट पूछेगा तो आपको पूरी इक्वेशन लिख के आनी होगी कि एडी इक्वल्स टू सी प्लस जी प्लस आई प्लस एनएक्स। लेकिन न्यूमेरिक पार्ट की बात करें या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन की बात करें या इक्विलिब्रियम लेवल की बात करें, उस सबको कैलकुलेट करने के लिए आपको एग्रीगेट डिमांड के 4 कंपोनेंट माइंड में नहीं रखने हैं, सिर्फ 2 ही माइंड में रखने हैं, और वो क्या है, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू सी प्लस आई। यानी आपको सी और आई पर ही फोकस करना है। अगर वो आपसे कंपोनेंट पूछता है
तो चारों पार्ट लिख के आने होंगे। लेकिन अगर वो आपसे कहता है इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम की बात करता है तो आपको सिर्फ सी पर फोकस करना है और आई पर फोकस करना है। यानी अब आगे न्यूमेरिक पार्ट के लिए या डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास एडी क्या बन चुका है, सी प्लस आई, एग्रीगेट डिमांड इक्वल्स टू सी प्लस आई। अब जरा देखिए वो हमें दे रहा है सी बार इक्वल्स टू 100, एमपीसी 0.7, वाई 1000 और आई 1000, और वो आपसे कहता है कि एग्रीगेट डिमांड कैलकुलेट कीजिए। तो एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाएगी, एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू, देखिए एग्रीगेट डिमांड क्या है, सी प्लस आई है, क्या है सी प्लस आई। और सी क्या होता है, अभी आपको मन में आ रहा होगा जब हमने सी की बात की तो हमने पूरे से समझाया कि सी क्या होता है, कंजम्पशन क्या होता है। कंजम्पशन की बात करें सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई, ठीक है नहीं। तो यहां पर सी के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, सी बार प्लस बी वाई, सी बार प्लस बी वाई प्लस आई प्लस आई। अब सी बार यानी क्या होता है, सी बार क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो सी बार कितना दे रखा है, 100 दे रखा है, इज इक्वल टू ये आ गया 100 प्लस बी, ये बी क्या होता है एमपीसी, एमपीसी दे रखा है 0.7, तो बी के प्लेस पे 0.7, और वाई कितना दे रखा है आपको 1000, यानी इनटू 1000 प्लस जो इन्वेस्टमेंट है वो दे रखा है 100, इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 100। तो देखिए 100 100 200 और 1000 को यहां से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आ गया 700, तो ये आपका टोटल आ गया है 900, यानी एग्रीगेट डिमांड हमारी कितनी आ गई है 900। बिल्कुल आसानी के साथ में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, फिर देखिए बात करते हैं एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है। एग्रीगेट सप्लाई इक्वल्स टू टोटल आउटपुट, एग्रीगेट सप्लाई ही टोटल आउटपुट होता है और टोटल आउटपुट ही इनकम होता है। इंपॉर्टेंट क्या है, एग्रीगेट सप्लाई ही टोटल आउटपुट होता है और टोटल आउटपुट ही इनकम होता है। अब मैं कह रहा हूं कि एग्रीगेट सप्लाई टोटल आउटपुट है और टोटल आउटपुट ही वाई है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि एग्रीगेट सप्लाई ही वाई है। सो एस इज इक्वल टू वाई, और वाई क्या होता है, वाई होता है सी प्लस एस, वाई क्या होता है सी प्लस एस, तो एस भी क्या हो जाएगा सी प्लस एस, एस भी क्या हो जाएगा सी प्लस एस। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है। अगर हम बात करें एग्रीगेट डिमांड की तो एग्रीगेट डिमांड क्या होता है सी प्लस आई, और एग्रीगेट सप्लाई क्या होता है सी प्लस एस, सी प्लस एस। एडी क्या होगा सी प्लस आई, एस क्या होगा सी प्लस एस। ओके, अब आ गया डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम। तो इसको डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच हैं। एक अप्रोच का नाम है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच, और दूसरी अप्रोच का नाम है इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, इन्वेस्टमेंट सेविंग या सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। अब देखिए एडीएस एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच क्या कहती है कि इक्विलिब्रियम पर, कहां की बात चल रही है, इक्विलिब्रियम पर। अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम की तो इक्विलिब्रियम पर क्या होता है, इक्विलिब्रियम पर एग्रीगेट डिमांड बराबर होती है एग्रीगेट सप्लाई के, एग्रीगेट डिमांड बराबर होगी किसके, एग्रीगेट सप्लाई के। उसी तरह से यह अप्रोच क्या कहती है, इन्वेस्टमेंट बराबर होगा किसके, सेविंग के। फिर एग्रीगेट डिमांड बराबर है एग्रीगेट सप्लाई के, या उल्टा भी लिख सकते हैं कि एग्रीगेट सप्लाई बराबर है एग्रीगेट डिमांड के। हम ऐसे भी लिख सकते हैं एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड, इसको भी रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही रखिए आप, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू सेविंग। अब ध्यान दीजिए बेसिकली अप्रोच दो कही जाती हैं, एडीएस अप्रोच और इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच, लेकिन बेसिकली अप्रोच एक ही है। क्यों, क्योंकि अगर मैं एग्रीगेट सप्लाई की बात कर रहा हूं तो एएस को मैं लिख सकता हूं सी प्लस एस और एडी को लिख सकता हूं सी प्लस आई। अब देखिए ध्यान से आप, हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं सी से सी कैंसिल हो गया, एस इज इक्वल टू आई, एस इज इक्वल टू आई। तो अप्रोच दो हैं, लेकिन जो एसआई अप्रोच है वो एडीएस अप्रोच से ही निकल के आती है। सिंपल, हमने कहा डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम की दो अप्रोच हैं, एडीएस अप्रोच, आईएस अप्रोच। एडीएस अप्रोच के अकॉर्डिंग क्या, जब एडी और एस बराबर होते हैं तब इक्विलिब्रियम अचीव होता है, और दूसरा जो इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट जब सेविंग के बराबर होता है तब क्या होता है, इक्विलिब्रियम अचीव हो जाता है। लेकिन बेसिकली जो ऐसा ही अप्रोच है वो एडीएस अप्रोच से ही निकली है, क्योंकि अगर हम कह रहे हैं कि इक्विलिब्रियम पे एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के बराबर होती है, हमने एग्रीगेट सप्लाई को लिखा सी प्लस एस, एग्रीगेट डिमांड को लिखा सी प्लस आई, सी से सी कैंसिल कर दिया तो आ गया एस इक्वल्स टू आई। ओके जी, अब देखिए इसी चीज को हम आपको डायग्राम से अगर समझाने लगे कि एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई की हम बात कर रहे हैं,
हाँ जी, क्या एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को अगर हम जानना चाहें क्या कि इसका डायग्राम कैसे बनेगा, तो सिंपली अब देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले क्या लीजिए, वाई एक्सिस लीजिए, वाई एक्सिस लिया हमने, इसका कलर चेंज कर लेते हैं, कलर थोड़ा सा प्रॉपर नहीं दिख रहा है मुझे लगता है आपको, तो कलर इसको थोड़ा चेंज करते हुए ये लेते हैं, ठीक है जी। तो हमें क्या लेना है, हमें बनाना है एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच। तो देखिए कलर चेंज नहीं हुआ है, ओके, कलर को चेंज करते हुए देखिए ये हमने लिया वाई एक्सिस और हम ले लेते हैं एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस लिया है, एक्स एक्सिस लिया है, ओके। अब देखिए आपको बनाना है एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एग्रीगेट डिमांड कर्व। अगर हम बात करें एग्रीगेट सप्लाई कर्व तो 45 डिग्री पे आएगा, किस पे आएगा, 45 डिग्री पे आएगा। कौन सा कलर ले लेते हैं, चलो रेड ले लेते हैं इसके लिए। तो ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व आप देख रहे हैं, ये एग्रीगेट सप्लाई कर्व और ये 45 डिग्री पे आया है। अगर हम वही बात करते हैं एग्रीगेट डिमांड कर्व की, तो मैं इसका कलर दूसरा ले लेता हूं, एग्रीगेट डिमांड के लिए वाला कलर लेते हैं। एग्रीगेट डिमांड कर्व देखिए पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा, क्योंकि एडी है क्या, अगर मैं बात करूं एडी की, एग्रीगेट डिमांड है क्या, एग्रीगेट डिमांड इसको सी प्लस आई, जो आपके कोर्स में इन्वेस्टमेंट है वो भी ऑटोनोमस है, और सी क्या होता है, कंजम्पशन, ये क्या होता है, ऑटोनोमस कंजम्पशन, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस डिपेंडेंट कंजम्पशन। तो इनकम जीरो भी होगी तो एडी ऑलवेज कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एडी ऑलवेज वाई एक्सिस से स्टार्ट होगा, और जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एडी भी बढ़ेगा। तो अब देख रहे हैं मैं इसको वाई एक्सिस स्टार्ट करता हूं और मैं इसको स्लोप्स अपवर्ड लेके जाऊंगा। इसका जो स्लोप है वो कैसा रहने वाला है, वो अपवर्ड रहने वाला है। यहां से मैंने स्टार्ट किया और जो मेरा एडी है वो ऐसे स्लोप्स अपवर्ड जाएगा, स्लोप्स अपवर्ड जाएगा। तो देखिए ये जो हमारा करवाया ये है एग्रीगेट सप्लाई कर्व, ये जो हमारा करवाया ये आया एग्रीगेट डिमांड कर्व। ये एग्रीगेट सप्लाई जो रेड से है एग्रीगेट सप्लाई है, जो गोल्डन से है वो एग्रीगेट डिमांड है, ओके जी। फिर बात करते हैं अगर इस पॉइंट की, यहां पर ये दोनों बराबर हैं, एएस और एडी यहां पे बराबर आ रहे हैं। देखिए इस पॉइंट की अगर हम बात कर लें, इस पॉइंट की बात करें, और इस पॉइंट से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं। तो देखिए ये है पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। यहां हम किसी की बात कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इनकम की, आउटपुट की, एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं। यहां हम किसकी बात करेंगे, एग्रीगेट डिमांड की बात करेंगे, एग्रीगेट सप्लाई की बात करेंगे। सिंपल था, 45 डिग्री पर मेरा एएस करवाया है, जो एडी है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट हुआ है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा, स्लोप्स अपवर्ड है उसके बाद में। अब ध्यान से देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम ई पॉइंट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इस ई पॉइंट पर जो मेरा एग्रीगेट डिमांड है और मेरा एग्रीगेट सप्लाई है वो इक्वल है, इसलिए इसको बोलते हैं पॉइंट ई, यानी इक्विलिब्रियम पॉइंट। इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो मेरी इनकम आ रही है, अगर मैं इसको आर नाम दे दूं, ओ आर लेवल ऑफ इनकम मेरी इक्विलिब्रियम इनकम है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम कितना है, ओ से लेके आर तक, ओ आर। अब सवाल ये डियर ध्यान से देखो आप, अगर मैं इस पॉइंट ई से पहले की बात करूं, पॉइंट ई के लेफ्ट साइड की बात करूं, तो आप देख रहे हो कि ये जो कर्व है, जो गोल्डन कर्व है, जो एडी कर्व है वो ऊपर है और जो एएस कर्व है वो नीचे है। ध्यान से देखिए जो गोल्डन कर्व है वो रेड कर्व से ऊपर है, और गोल्डन कर्व कौन सा है, एग्रीगेट डिमांड कर्व है, और रेड कर्व कौन सा है, एग्रीगेट सप्लाई कर्व है। यानी इस ई, अगर मैं ई पॉइंट की बात कर रहा हूं, इस ई पॉइंट की बात करूं, अगर मैं इस ई पॉइंट की बात करूं तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर है। लेकिन इस पॉइंट से पहले, इस ई पॉइंट से पहले क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है किस, एग्रीगेट सप्लाई से। इस ई पॉइंट के बाद में एग्रीगेट डिमांड लेस है एग्रीगेट सप्लाई से। क्यों ऐसा, क्योंकि रेड कर्व मेरा ऊपर निकल गया और गोल्डन कर्व नीचे आ गया, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया, एग्रीगेट डिमांड क्या हो गया, कम हो गया एग्रीगेट सप्लाई से। अब आपसे वो ये पूछ सकता है, देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल है तब तो इक्विलिब्रियम लेवल हो गया, लेकिन अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल नहीं है तब क्या हो सकता है, तब क्या हो सकता है। देखिए दो केस पॉसिबल हैं, क्या क्या पॉसिबल है देखते हैं, क्या क्या पॉसिबल है देखते हैं। देखिए अगर एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बराबर नहीं है तो एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर हो एग्रीगेट सप्लाई से, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है,
एग्रीगेट डिमांड लेस हो एग्रीगेट सप्लाई से। जो ई पॉइंट से पहले वाला पॉइंट था वहां पे यही कंडीशन थी, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर थी एग्रीगेट सप्लाई से, और ई पॉइंट के बाद में यही पोजीशन थी, एग्रीगेट डिमांड लेस था एग्रीगेट सप्लाई से। ओके जी, तो ध्यान दीजिए, अगर एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर एग्रीगेट सप्लाई से डियर, तो क्या होगा, सिंपली समझिए, उस कंडीशन के अंदर क्या होगा, जो स्पेंडिंग्स हैं, जो स्पेंडिंग है डियर, वो ग्रेटर होगा किससे, प्रोडक्शन से। जो स्पेंडिंग है वो ग्रेटर होंगी प्रोडक्शन से। पहला बात तो ये होगा, क्योंकि हम करें एग्रीगेट डिमांड जाता है एग्रीगेट सप्लाई से, एग्रीगेट सप्लाई क्या है, प्रोडक्शन, एग्रीगेट डिमांड क्या है, खर्चे, तो स्पेंडिंग ग्रेटर होगा किससे, प्रोडक्शन से। पहली बात तो ये होगी। दूसरी बात क्या होगी, जो इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री है डियर, वो डिक्रीज होगी। क्योंकि इन्वेंट्री होता क्या है, फर्म अपने पास जो स्टॉक रखना चाहती है। अब स्टॉक कैसे बचेगा, जब डिमांड ज्यादा हो रही है तो जो भी प्रोडक्शन किया जा चुका है वो तो मार्केट में सेल किया जाएगा ना, तो इन्वेंट्री क्या होगी, डिक्रीज। इन्वेंट्री क्या हो जाएगी, डिक्रीज। और जो तीसरा पॉइंट है, जो हमारा इनकम है, इनकम क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज। इनकम मींस आउटपुट, इनकम को इंक्रीज करना पड़ेगा, आउटपुट को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल सिंपल, अगर एडी ग्रेटर देन एएस है तो स्पेंडिंग ग्रेटर होगी प्रोडक्शन से, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज होगी। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी साइड और हम बात करें कि एडी लेस देन एएस है, तो बिल्कुल सिंपल, स्पेंडिंग को मैं एस दिखा रहा हूं, यानी एस स्पेंडिंग हमारी यहां पे ग्रेटर थी, यहां पे स्पेंडिंग लेस हो जाएगी प्रोडक्शन से, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा, जो इन्वेंट्री है, जो हमारी इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी डिकर, इन्वेंट्री है वो क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। और जो हमारी इनकम है, जो हमारी इनकम है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यानी यहां जो हो रहा था उसका रिवर्स करना है। यहां पे स्पेंडिंग ग्रेटर देन प्रोडक्शन है, तो यहां पे मैंने स्पेंडिंग लेस देन प्रोडक्शन कर दिया है। यहां पे इन्वेंट्री को डिक्रीज किया था, यहां पे इन्वेंट्री को इंक्रीज कर दिया है। यहां पे इनकम को इंक्रीज किया था, तो यहां पे इनकम को डिक्रीज कर दिया है। बिल्कुल सिंपल। ओके जी, तो देखिए अभी हम देखें अगर इसको, तो हमने कहा कि इक्विलिब्रियम इनकम यानी डिटरमिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम की दो अप्रोच होती है, एडीएएस अप्रोच और एक इन्वेस्टमेंट सेविंग अप्रोच। तो मैंने एडीएएस अप्रोच का डायग्राम आपके सामने बना दिया है, और अब हम बनाने वाले हैं सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम। सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच का डायग्राम भी हम बना सकते हैं इजीली। तो देखिए, सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच की बात करें तो वो कैसे होगा। ओके, तो देखिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस लेना होगा। हमें लेना होगा वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो देखिए ये मैंने ले लिया है वाई एक्सिस, और क्योंकि इस बार मुझे सेविंग को नेगेटिव ही रखना है तो मैं वाई एक्सिस को नेगेटिव भी लेके जाऊंगा। अब मुझे बनाना है एक्स एक्सिस, तो मैंने यहां से बनाऊंगा, ये हमारा आ चुका है एक्स एक्सिस। तो यहां पे क्या आ चुका है, हमारा पॉइंट ऑफ ओरिजिन आ गया है, यहां पे क्या आ गया हमारा एक्स एक्सिस, यहां पे क्या आ गया हमारा वाई एक्सिस। क्योंकि मुझे सेविंग्स को माइनस से स्टार्ट करना है, इसीलिए मैंने वाई एक्सिस को नेगेटिव भी लिया है। अब सेविंग की बात करें तो सेविंग कैसा होता है, यानी ऑटोनोमस सेविंग तो माइनस में जाएगा, लेकिन उसके बाद तो सेविंग इनकम बढ़ने के साथ बढ़ेगी। तो कहीं से भी आप नेगेटिव साइड से सेविंग कर्व को स्टार्ट करेंगे, सेविंग कर्व को नेगेटिव से आप स्टार्ट कर सकते हैं कहीं से भी, वो आपकी इच्छा है। वाई से लेते हैं। ओके जी, तो देखिए यहां से मैंने इसको लिया, और मुझे किसकी बात करनी है, मुझे बनाना है सेविंग कर्व, मुझे बनाना है सेविंग कर्व। ठीक जी, तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं इसको, और स्लोप्स अपवर्ड मेरा कर्व चला गया। अब ये जो मेरा कर्व आया है ये है मेरा सेविंग कर्व, और एस इक्वल टू क्या होता है, माइनस एस बार प्लस स्मॉल एस वाई, माइनस बार प्लस स्मॉल एस वाई। स्मॉल एस यहां पे क्या होता है डियर, एम पी एस, ये आप माइंड में याद रखेंगे। माइनस एस बार क्या है, ऑटोनोमस सेविंग, यानी सेविंग इक्वल टू ऑटोनोमस सेविंग प्लस डिपेंडेंट सेविंग। ओके जी, अब इन्वेस्टमेंट आपके सिलेबस में कैसा है, ऑटोनोमस है, तो वो तो क्या रहने वाला है, वो तो सेम रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर हम, यानी वो जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी होगा, इसलिए जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है वो ओरिजिन से ऊपर से स्टार्ट होगा। तो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है डियर, जो हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व है वो कैसा आएगा, देख लीजिए वो कैसा आएगा। ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व, को कलर थोड़ा दूसरा ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट कर्व। ओके, तो देखिए ये मैंने लिया इन्वेस्टमेंट कर्व, और ये आ गया हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। तो ये क्या है हमारा, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट कर्व। हमेशा आपको ध्यान रखना है
आपके सिलेबस में इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस है, यानी कांस्टेंट रहने वाला है, इन्वेस्टमेंट चेंज नहीं होगा। तो ये भी ध्यान रखना है कि ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट का जो कर्व है वो पॉइंट ऑफ ओरिजिन से ऊपर स्टार्ट होगा, क्योंकि जीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी इन्वेस्टमेंट कुछ ना कुछ होगा, और इनकम के बढ़ने से आपके सिलेबस में ये बढ़ेगा नहीं, तो ये सेम रहने वाला है। अब देखिए जरा ध्यान से, अगर हम बात करें इन्वेस्टमेंट कर्व की, तो ये इन्वेस्टमेंट कर्व है और ये सेविंग कर्व है। अगर हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये जो पॉइंट है ये है ई पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है, इक्वल। इन्वेस्टमेंट और सेविंग क्या है, इक्वल। ओके जी, बिल्कुल इक्वल हो गया। अब जरा बात देखिए, अगर इस ई पॉइंट के लेफ्ट की बात करूं, इस ई पॉइंट के लेफ्ट साइड की बात करूं, इस ई पॉइंट के लेफ्ट की बात करूं, तो देखिए इन्वेस्टमेंट कर्व ये आ रहा है और सेविंग कर्व ये आ रहा है, तो कौन सा कर्व ऊपर है, इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है। तो सिंपल आप कह सकते हैं कि यहां पे इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है किससे, सेविंग से। यानी ये जो पूरा हमारा ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कर्व ऊपर है और सेविंग कर्व नीचे है, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है किससे, सेविंग से। यहां की बात करें तो क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट और सेविंग बराबर हैं। ई पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट सेविंग बराबर है, लेकिन ई पॉइंट के लेफ्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है। ई पॉइंट के राइट की, इस ई पॉइंट के राइट की बात करूं तो देखिए जो सेविंग कर्व है वो ऊपर निकल गया है, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे आ चुका है, सेविंग कर्व ऊपर चला गया है, इन्वेस्टमेंट कर्व नीचे आ गया है। तो यहां पर क्या हो गया है, जो इन्वेस्टमेंट है डियर वो लेस देन हो गया है सेविंग से। इन्वेस्टमेंट क्या हो गया है, लेस देन सेविंग से। अब वो आपसे यही पूछ सकता है कि क्या होता है जब सेविंग और इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं होते हैं। तो यानी ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपको एक्सप्लेन करना होता है, जो मैंने आपको पहले दिखाया, वहां पे आप इसको आराम से समझ सकते हैं। क्या जी, के क्या होगा अगर एस और आई बराबर नहीं है, क्या होगा अगर एस और आई बराबर नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना है, ठीक है ना। हमने कहा एडीएस अप्रोच, एडीएस अप्रोच और एसआई अप्रोच। तो सेविंग इन्वेस्टमेंट बराबर नहीं है तो क्या होगा, तो दो ही केस हो सकते हैं, या तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगा सेविंग से, या तो इन्वेस्टमेंट लेस होगा सेविंग से। या तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर होगा सेविंग से या इन्वेस्टमेंट लेस होगा सेविंग से। अब जरा ध्यान से देखिए, जो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन सेविंग है, यानी जो पहला पार्ट हमारा कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन, एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये जो पार्ट है एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई, ये वही केस है जब इन्वेस्टमेंट ग्रेटर देन क्या होगा, सेविंग होगा। एडी लेस देन एस, ये वही पार्ट है जब इन्वेस्टमेंट लेस देन सेविंग होगा। तो जो पॉइंट्स हैं वो दोनों में सेम आएंगे। अगर इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है सेविंग से तो स्पेंडिंग ग्रेटर होगी प्रोडक्शन से, इन्वेंट्री डिक्रीज होगी और इनकम इंक्रीज होगी। अगर इन्वेस्टमेंट कम है सेविंग से तो सेविंग जो स्पेंडिंग्स हैं वो लेस होगा प्रोडक्शन से, जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो जाएगी और जो इनकम है वो डिक्रीज होगी। अब आप कहेंगे सर ऐसा कैसे, तो देखिए अगर मैं कहूं कि एग्रीगेट डिमांड ग्रेटर है एग्रीगेट सप्लाई से, तो एडी को मैं लिख सकता हूं सी प्लस आई और एएस को लिख सकता हूं सी प्लस एस। अब देखिए सी से सी कैंसिल कर दीजिए, तो इन्वेस्टमेंट ग्रेटर आ चुका है एग्रीगेट सप्लाई से, इन्वेस्टमेंट ग्रेटर आ चुका है एग्रीगेट सप्लाई से, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। उसी तरह से अगर मैं कह रहा हूं कि एग्रीगेट डिमांड लेस है एग्रीगेट सप्लाई से, तो एडी क्या है सी प्लस आई, एएस क्या है सी प्लस एस, सी से सी कैंसिल, तो इन्वेस्टमेंट क्या आ गया है, लेस आ गया है सेविंग से। इन्वेस्टमेंट क्या है, लेस आ चुका है सेविंग से। तो जो पॉइंट्स आप एक बार याद करेंगे वही आपको याद रखने हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर मैंने आपको बेटर तरीके के साथ में समझाने की कोशिश की है कि इक्विलिब्रियम लेवल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। बहुत जल्दी ही दूसरी वीडियो लेके आता हूं, पूरे जोश और शोर से, जोश से, शोर से और हिम्मत से तैयारी करनी है, और नंबर कितने लाने हैं, 100 लाने हैं। तो मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।